Alright guys, I hope you people are doing great. My name is अंकित भारद्वाज और आज हम लोग क्लास 11 कॉमर्स का पहला चैप्टर रिवाइज करेंगे जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। फ्रेंड्स, मैं आपको वीडियो के थ्रू बहुत ही सिंपल टेक्निक से पढ़ाऊंगा जिससे आपको ये चैप्टर, अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो को 2 से 3 बार आप सुनोगे तो आपको ये लिटरली चैप्टर याद हो जाएगा। आपको रटने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को खाली 2 से 3 बार देखो, बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखो, आपको लिटरली सारी बातें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, हम लोग रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज? द एक्टिविटीज विच इज टेकन ओनली बाय ह्यूमन बींग्स। बेसिकली मतलब क्या होता है ह्यूमन एक्टिविटीज? ह्यूमन एक्टिविटीज आर बेसिकली दोज एक्टिविटीज विच आर टेकन ओनली बाय ह्यूमन बींग्स। मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, तो आपको पढ़ाने के लिए मैंने वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज़ किया है। मैंने कैमरा को यूज़ किया है, मैंने लैपटॉप यूज़ किया है और भी वेरियस टेक्निक्स को मैंने यूज़ किया है, लेकिन आपको पढ़ा कौन रहा है? मैं ही पढ़ा रहा हूँ। फाइन, मैं एक ह्यूमन बींग हूँ, तो टीचिंग को आप बता सकते हो कि इट्स अ ह्यूमन एक्टिविटी। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं आपकी मम्मी है जो किचन में खाना बना रही है, तो आपकी मम्मी जब किचन में खाना बना रही होगी तो आपकी मम्मी गैस यूज़ कर रही है, ओवन यूज़ कर रही है, फाइन, और भी वेरियस किचन के एक्सेसरीज यूज़ कर रही है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि खाना किसने बनाया, तो खाना तो आपकी मम्मी ने ही बनाया ना। तो ये जो कुकिंग भी है ना, सिंस योर मदर इज ह्यूमन बीइंग, तो कुकिंग को भी अपने क्या बोलेंगे? ह्यूमन एक्टिविटी। फाइन। सेकेंड क्वेश्चन, ह्यूमन एक्टिविटी क्यों परफॉर्म किया जाता है? वाई डू वी परफॉर्म ह्यूमन एक्टिविटीज? इसका आंसर है इट इज टेकन टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। मतलब ह्यूमन का जो भी इंसान की ज़रूरतें होती है उनको पूरा करने के लिए ही ह्यूमन एक्टिविटीज़ को किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, स्टूडेंट की ज़रूरत है पैंडेमिक के टाइम में ऑनलाइन क्लासेस, तो ये ज़रूरत है इसलिए मैं ये ह्यूमन एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूँ। आपकी मम्मी किचन में खाना क्यों बना रही है? क्योंकि आपको भूख लग रही है, खाना आपकी ज़रूरत है, इसलिए आपकी मम्मी किचन में खाना बना रही है। तो बेसिकली क्या है, ये ह्यूमन एक्टिविटी इज टेकन टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ह्यूमन एक्टिविटी को किया जाता है। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ह्यूमन एक्टिविटी कब तक परफॉर्म की जाती है? आंसर इज वेरी सिंपल, इट कंटिन्यूज थ्रू आउट ह्यूमन लाइफ। जब तक इंसान है, जब तक ह्यूमन लाइफ है, तब तक ह्यूमन एक्टिविटीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी और तब तक ह्यूमन एक्टिविटीज़ को आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी खाना बना रही है, फाइन, तो वो खाना कब तक बनाएगी? जब तक आपकी मम्मी है, या फिर आप तक जब तक खाओगे। मतलब जितने दिन हम लोग इस दुनिया में हैं तब तक क्या है, हम लोग को ह्यूमन एक्टिविटीज़ की जरूरत। जब तक आपके एग्जाम रहेंगे, जब तक स्टूडेंट रहेंगे, तब तक क्या है, मुझे पढ़ाना है। जब तक मेरा मन रहेगा, जब तक मैं पढ़ाने के लिए अवेलेबल हूँ, तब तक मैं पढ़ाऊंगा। मतलब जब तक ह्यूमन लाइफ कंटिन्यू रहता है, ह्यूमन एक्टिविटी कंटिन्यू होता ही रहता है। फाइन। नाउ ह्यूमन एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव है, मेनली 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं ह्यूमन एक्टिविटी की। पहला, मनी। आज मान लीजिए मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, लेकिन अल्टीमेटली मेरे को आपसे फीस मिलती है, मेरे को स्टूडेंट से फीस मिलती है, जिससे मैं अपनी दिनचर्या को चलाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे आपसे फीस मिल रही है, इससे मैं अपना लाइवलीहुड अर्न कर रहा हूँ, तो मनी तो इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, पर्सनल सेटिस्फैक्शन। मैं पहले कॉर्पोरेट जॉब करता था, बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे पर्सनली मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, तो मैंने टीचिंग ज्वाइन की। अब टीचिंग से मेरा 2 ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है। एक तो मुझे पैसा भी मिल रहा है, आई एम अर्निंग मनी, एंड सेकेंड, मुझे आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगता है, आई लव टीचिंग। तो ये क्या हो गया, मेरा एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी हो गया। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का 2 ऑब्जेक्टिव हुआ। पहला क्या, मनी, जो अपने मनी अर्न करते हैं। सेकेंड, पर्सनल सेटिस्फैक्शन। फाइन। ह्यूमन एक्टिविटी का चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, विच इज क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज को फ्रेंड्स हम लोग 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आई जस्ट रिपीट, ह्यूमन एक्टिविटीज का 2 कैटेगरीज है। ह्यूमन एक्टिविटीज को हम लोग 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सबसे पहले तो हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब पढ़ लेते हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? आइए रीड करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच इज अंडरटेकन टू अर्न लिविंग एंड देयरबाय सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ही सिंपल है, आप समझने के लिए मेरा एग्जांपल यूज करो। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फाइन, तो मैं पढ़ा रहा हूँ 2 रीजन से। मुझे पहला तो फीस मिल रहा है और दूसरा क्या है, मेरा सेटिस्फैक्शन, मुझे अंदर से सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। मान लीजिए कि कोई शेफ है, फाइन, जो खाना बनाता है, तो पहला तो वो खाना इसलिए बनाता है कि उसका ये काम है, वो खाना बनाता है, उसको खाना सर्व करता है तो उसको पैसा मिलता है। सेकंड, उसको अच्छा लगता है, ये उसको एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलता है।
तो ये दोनों जब एक ही चीज में आ जाएगा ना तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में मनी भी इन्वॉल्व होता है और पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी इन्वॉल्व होता है। फाइन, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि यू अर्न प्रॉफिट एंड क्रिएट वेल्थ, मतलब आपको पैसा मिलता है, पहला बात तो इनकम आता है आपका, और दूसरा आपके लिए वेल्थ क्रिएशन होता है। फाइन, मैं एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी का? पहला है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। मान लीजिए कोई भी फैक्ट्री में गुड्स वगैरह प्रोड्यूस हो रहा है, उसका रीजन क्या है? ताकि वो गुड्स जब मैन्युफैक्चर हो जाए उसका पैकिंग वगैरह करके हम उसको मार्केट में सेल करें और कस्टमर से पैसा है। दूसरा, लीगल सर्विसेज बाय लॉयर। मान लीजिए मैं लॉयर हूँ, मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं आपको लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ और आप उसके लिए मुझे फीस दे रहे हो, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। और तीसरा, मैं टीचर हूँ, मैं आपको सर्विसेज रेंडर कर रहा हूँ, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ पढ़ाने की, तो ऑब्वियसली मैं आपसे कुछ फीस चार्ज करूँगा। तो सिंस यहाँ पे मेरा पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी इन्वॉल्व है और मॉनिटरी फैक्टर भी इन्वॉल्व है, तो ये क्या हो गया, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। नाउ व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, चलिए एक बार रीड करते क्या लिखा हुआ है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच इज अंडरटेकन टू सेटिस्फाई सोशल, रिलीजियस एंड सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट्स। देखिए ये जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ना, इसका मनी से कोई लेना देना नहीं होता है, इसका कोई इनकम प्रॉफिट से लेना देना नहीं होता है। ये बेसिकली आप क्यों करते हो? अपनी सोशल, रिलीजियस और सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, यू फीलिंग इमोशनली डाउन, so what you do, start listening to music, fine। तो आप गाना सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा, तो ये क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप अपने फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए आप डिनर करने गए हो बाहर, फाइन, तो आपके पास सारी इकट्ठा हो गए, आपकी फैमिली खाना खा रही है, तो एक काइंड ऑफ एक लव और कंपैशन और बॉन्ड बिल्डअप हो रहा है आपके फैमिली मेंबर्स में, तो इसका पैसा से कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्या हो गया, परफेक्ट एग्जाम्पल हो गया आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। मान लीजिए कि यू आर फीलिंग वेरी लो राइट नाउ, तो आप कोई कॉमेडी सीरीज देख लो, तो आप जो शोज वगैरह देख रहे हो आपको अच्छा लग रहा है, फीलिंग वेरी नाइस, तो ये क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का परफेक्ट एग्जांपल। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अर्न लव, सिंपैथी, रिलीजन एंड पेट्रियटिज्म। मतलब कि जैसे मान लो देश से प्यार है आप, तो इसके लिए आपको पैसा थोड़ी मिलता है, आप किसी को पैसा थोड़ी देते हो, आपको अच्छा लगता है देश से प्यार करना, तो ये एक्टिविटी है। तो मान लीजिए रिलीजन, आप मंदिर वगैरह जाते हो, मंदिर वगैरह जाए, भले ही हम लोग मांगते हैं भगवान से कि भगवान मुझे बहुत वेल्दी बना दो, ये अलग चीज़ है। आप बोलोगे कि यार हम लोग भगवान के पास जाते हैं तो हम लोग भी दान में पैसा वैसा चढ़ाते हैं, ये पैसा इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन ये इकोनॉमिक नहीं। आप अपनी श्रद्धा और अपने भाव से, अपनी फीलिंग से आप वो पैसा चढ़ा रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग मंदिर जाते क्यों हैं? अपना मानसिक शांति के लिए, मेंटल, जब हम दिमाग से बहुत ज़्यादा हम लोग का दिमाग काम नहीं करता, कंफ्यूज रहते हैं, समझ में नहीं आता कुछ, तो हम लोग मंदिर जाते हैं, भगवान से प्रे करते हैं, बहुत दुख के टाइम में, सुख के टाइम में भी जाते हैं, मैं जाता हूँ। तो ये क्या होता है, बेसिकली एक भगवान के साथ हम लोग का एक क्या बोलते हैं, एक रिलेशन है, एक डिवोशन का, तो उसके लिए जाते हैं। अल्टीमेटली आप प्रे भले ही करते हो कि मेरे को बहुत पैसा वाला बना दो, बट ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ये आप अपने अपने सेंटिमेंटल, अपने रिलीजियस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जा रहे हो। फाइन, तो एग्जाम्पल क्या हो गया, देखिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का। मान लीजिए कि आपकी मदर जो है आपके लिए खाना बना रही, तो आपकी मम्मी आपसे पैसा थोड़ी लेती कि मैं आज खाना बनाया, मुझे पैसा दे। दूसरा, मान लीजिए कि आपको अच्छा नहीं लग रहा अपना हेल्थ, आप अपने हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए आप मॉर्निंग वॉक वगैरह करते हो, तो आप अपने खुद के लिए कर रहे हो, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हो, अपने हेल्थ के लिए कर रहे हो, तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का। फाइन, अब हम लोग आगे चलते, चलिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं। इकोनॉमिक मोटिव इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए इकोनॉमिक मोटिव को कैसे समझा जा सकता है? कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने का दो ऑब्जेक्टिव होता है, पहला तो हम लोग को प्रॉफिट मिलता है और दूसरा हम लोग ग्रोथ एक्वायर करते हैं। मान लीजिए कि मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी में मैं एज एन असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहा हूँ, फाइन, तो पहला तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये फुलफिल हो रहा है कि मुझे पैसा मिल रहा है, आई एम गेटिंग सैलरी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंपनी। सेकेंडली, मैं क्या हमेशा यही चाहूँगा कि मैं असिस्टेंट मैनेजर बन के रहूँ? मैं चाहूँगा कि यार इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मैं अच्छे से काम करूँ तो मुझे क्या है, प्रमोशन मिले और मैं मैनेजर बन जाऊँ। तो जब मैं मैनेजर बनूंगा तो ऑब्वियस सा बात है कि मेरी सैलरी भी इंक्रीज होगी, मेरा डेजिग्नेशन भी इंप्रूव होगा, तो मुझे मेरे करियर में ग्रोथ आएगी। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, एक प्रॉफिट अर्निंग तो है, साथ ही साथ आपको ग्रोथ भी एक्वायर करना है। सेकंड इज प्रोडक्टिव। देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है प्रोडक्टिव, मतलब प्रोडक्टिविटी। बेसिकली क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या, उसमें अपने करते क्या है, इट मीन्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। आप कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी देख लीजिए, उसमें इन तीनों में से कोई ना कोई एलिमेंट जरूर रहेगा, या तो आप प्रोडक्शन कर रहे हो, या तो आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, या तो आप एक्सचेंज कर रहे हो। व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम एक्सचेंजिंग माई नॉलेज विथ मनी, आई एम गिविंग वॉट एवर नॉलेज आई हैव
related to commerce. I'm giving you out those knowledge and I'm getting fees in return. Fine. तो ये बेसिकली क्या हो गया, परफेक्ट एग्जाम्पल हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी का, मतलब कैरेक्टरिस्टिक और इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेकंड पॉइंट। यहाँ पे देखिए वापस से मैं आपको बता रहा हूँ क्या लिखा हुआ है, इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब या तो आप किसी को सामान बेच रहे हो या तो आप सर्विस रेंडर कर रहे हो, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट में चलते हैं। थर्ड पॉइंट इज इकोनॉमिक रिसोर्सेज, कैरेक्टरिस्टिक है इसका। हम लोग क्या करते हैं ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी में इकोनॉमिक रिसोर्सेज को यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे आपको कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मेरा ये प्रोफेशन हो गया, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब मान लीजिए मैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज कैसे यूज़ करूँ। इकोनॉमिक रिसोर्सेज मतलब होता है इकोनॉमिक के रिसोर्सेज। इसका परफेक्ट एग्जांपल हो गया लैंड, लेबर, कैपिटल। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरा लेबर भी इन्वॉल्व है क्योंकि मैं एफर्ट्स दे रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए। मैं एक पर्टिकुलर प्रीमाइज में बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ, कहीं से तो रिकॉर्ड करूँगा इस लेक्चर को, तो यहाँ पे लैंड भी इन्वॉल्व है। कैपिटल देखिए आपको मैं सिंस टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ा रहा हूँ तो इसमें बहुत सारा कैपिटल भी इन्वॉल्व है। तो बेसिकली क्या है ना, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए ना इकोनॉमिक रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। फाइन। तो हम लोगों ने 3 पॉइंट पढ़ लिया, कौन कौन सा। पहला हम लोगों ने पढ़ लिया इकोनॉमिक मोटिव, दूसरा हम लोगों ने पढ़ लिया प्रोडक्टिविटी या फिर प्रोडक्टिव, और तीसरा हम लोगों ने पढ़ लिया इकोनॉमिक रिसोर्सेज। फाइन। चलिए चौथा कैरेक्टरिस्टिक की तरफ चलते हैं। चौथा कैरेक्टरिस्टिक इज रैशनल यूज, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक्चुअली रिक्वायर्स प्रॉपर एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। आपको पता है कुछ रिसोर्सेज स्कार्स होती है, मतलब जिसका अवेलेबिलिटी आप इसको ना आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं कर सकते, स्कार्स होती है, वो लिमिटेड होती है, जैसे लैंड। फाइन। तो हम लोगों का इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते टाइम एक और ऑब्जेक्टिव ये भी रहता है कि जब भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करें तो जो स्कार्स रिसोर्सेज है उसको बहुत ही प्रॉपरली एलोकेट करें, मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही यूज़ करें। एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? द रीज़न इज टू ऑब्टेन मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम देम डज इट रिक्वायर्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बेसिकली हम लोग रिसोर्सेज को इसलिए यूज़ करते हैं कि उनका बेस्ट पॉसिबल आउटपुट उनसे निकाल पाएँ अपने। और अगर आप मान लीजिए कोई भी चीज़ को यूज़ करते टाइम अगर उसका वेस्टेज वगैरह करोगे तो आपको कभी भी बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट नहीं मिलेगा। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ बेसिकली क्या होता है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ 2 चीज़ें डिटरमिन करती है। क्या क्या? पहला तो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री और दूसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं एग्जांपल लेता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, ठीक है। अमेरिका यूएसए जो है वो एक इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री है। क्यों? क्योंकि उसका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा। आप देखोगे सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स यूनाइटेड स्टेट्स में ही होते हैं। चाहे आप फेसबुक देख लीजिए, चाहे आप गूगल देख लीजिए, ये सारी बड़ी बड़ी जो कंपनीज है आज के डेट में ये सब यूनाइटेड स्टेट्स में ही इनकॉर्पोरेट हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स के एंटरप्रेन्योर ने इसको फाउंड किया है। आज देखिए इसका रिजल्ट क्या है, आज उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के कारण यूनाइटेड स्टेट्स में देखिए अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं है, वहाँ पे लोगों के पास जॉब्स है, और जॉब्स होने से क्या है, कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है और साथ ही साथ उस कंट्री में रहने वाले जो सिटीजन्स है उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो रहा है। तो बेसिकली यही इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। फाइन। 6 पॉइंट है लीगली वैलिड। आज देखिए जब मैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलूँगा ना तो आप इसका मतलब लीगली वैलिड ही समझिएगा, मतलब जो लॉ के आइज में जो कि वैलिड है, मतलब कोई भी ऐसा एक्टिविटी नहीं करना है अपने को जो कि अनलॉफुल हो। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया है कि जैसे गैम्बलिंग जो है इंडिया में अलाउड नहीं है। फाइन। तो गैम्बलिंग क्या हो गया, काइंड ऑफ अनलॉफुल हो गया, इलीगल हो गया, तो उसको मैंने क्रॉस दिया है। लेकिन टीचिंग प्रोवाइडेड मैं आपको सही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, तो टीचिंग क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि वो लॉफुल है। फाइन। सोशली डिजायरेबल इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। सोशली डिजायरेबल का मतलब सोसाइटी चाहती है कि आप ऐसी सर्विसेज दो। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए अभी पैंडेमिक है, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर स्टूडेंट कि वो फिजिकली जाके फेस टू फेस क्लासेस करे। मुझे पता है फेस टू फेस क्लासेस मिस करो, बट अगेन तो यहाँ पे सोसाइटी की रिक्वायरमेंट थी कि आपको, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके देखिए स्कूल कॉलेज आपको असाइनमेंट्स तो दे रहे हैं और आपको ही पता है कि आपके स्कूल एंड कॉलेज उतना एफिशिएंटली और इफेक्टिवली पढ़ा नहीं पा रहे। तो इसका आपको रिक्वायरमेंट था कि आपको इस ढंग से टीचिंग दी जिससे आप मेंटली सेटिस्फाई, आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐसा आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। तो आप क्या सोशली एक्सेप्ट कर रहे हो मेरी सर्विसेज को, क्योंकि आप सोशली डिज़ायर कर रहे हो। तो ये परफेक्ट एग्जांपल हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी का। फाइन। तो एक बार वापस से चलिए रिवाइज करें, हम लोग क्या पढ़े थे। हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। पहला पॉइंट क्या था, इकोनॉमिक मोटिव। इकोनॉमिक मोटिव मतलब आपको 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करें। पहला तो प्रॉफिट अर्न करना और दूसरा ग्रोथ अर्न करना या ग्रोथ एक्वायर करना। दूसरा प्रोडक्टिव। देखिए प्रोडक्शन एक्टिविटी मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी में 3 चीज़ें होती है, या तो प्रोडक्शन, या तो डिस्ट्रीब्यूशन, या तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था।
इकोनॉमिक रिसोर्सेज मतलब क्या हुआ, जब भी हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं तो फ्रेंड्स हम लोग इकोनॉमिक रिसोर्सेज को भी यूज़ करते हैं। फाइन, इकोनॉमिक रिसोर्सेज मैंने अपना टीचिंग का एग्जांपल दिया था कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैंने कौन कौन से इकोनॉमिक रिसोर्सेज यूज़ किए, जहाँ पे मैं बैठ के पढ़ा हूँ, ये प्रीमाइज लैंड हो गया, मैं अपना खुद का एफर्ट दे रहा हूँ, ये लेबर हो गया, और तीसरा कैपिटल, सिंस मैं टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ तो आई हैव टू इन्वेस्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल, राइट। तो ये कैपिटल भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज तो लगता ही है जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो। फाइन, और रैशनल यूज़ का मतलब अपने ही रिसोर्सेज को बहुत ही अच्छे तरीके से एलोकेट करना, यूज़ करना, ताकि आप मैक्सिमम आउटपुट अचीव कर पाओ। इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में आपको बताया था, यूएसए वाला एग्जांपल दिया था कि पहला तो देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी से दो चीज़ होता है, कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है और वहाँ के जो सिटीजन होते हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है। फिर 6 नंबर पॉइंट मैंने बताया था कि लीगली वैलिड होना चाहिए कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ अगर अनलॉफुल है, इलीगल है, तो उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने गैम्बलिंग और टीचिंग का एग्जाम्पल दिया था। सोशली डिजायबल मैंने पैंडेमिक वाला आपको एग्जाम्पल दिया था कि आपका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जबरदस्ती सोसाइटी पे थोपा ना हो, सोसाइटी उसको डिजायर भी करनी चाहिए, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करेगी तभी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, चलिए फर्दर अभी अपने आगे चलते हैं। अभी अपने पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज गाइस बेसिकली 3 कैटेगरीज में सब डिवाइडेड है। पहला है बिजनेस, दूसरा है प्रोफेशन एंड तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। आई रिपीट, हम लोग क्या पढ़े, हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन पढ़े। इकोनॉमिक एक्टिविटीज ना 2 कैटेगरीज रादर 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला बिजनेस, दूसरा है प्रोफेशन एंड द थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं कि बिजनेस का मतलब क्या होता है। व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस बेसिकली मीन्स प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। देखिए बिजनेस में 2 ही चीज होता है, या तो आप प्रोडक्शन करो या तो आप एक्सचेंज करो। क्या? आइदर गुड्स या फिर सर्विस या आइदर फिर बोथ। ठीक है, और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपसे पूछूं कि बिजनेस का मतलब क्या, तो आप क्या बोलोगे? बिजनेस बेसिकली मीन्स प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज with the objective of earning profit. It's a very simple definition. Fine. अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। प्रोफेशन का मतलब क्या है? प्रोफेशन बेसिकली मीन्स इट इज एन ऑक्यूपेशन विच इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स। बेसिकली प्रोफेशन उसी ऑक्यूपेशन को बोला जाता है जिसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल्स चाहिए होती है। जैसे मैं टीचर हूँ, मैं आपको कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे ये कॉमर्स पढ़ाना गिफ्ट में नहीं मिला, मुझे उसके लिए पढ़ाई करना पड़ा। ऑब्वियसली आई कैन बी अ गुड कम्युनिकेटर, दिस कैन बी माई गिफ्ट, बट नॉलेज एक्वायर करने के लिए मैंने खुद कॉमर्स पढ़ा है ना, तो आई हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन कॉमर्स, तभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो दैट इज वाई टीचिंग इज अ प्रोफेशन। फाइन। और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? इट मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर पीपल वर्क फॉर अदर्स इन एक्सचेंज फॉर सम रेम्यूनरेशन। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, आपने सीए के एग्जाम को क्लियर कर दिया, आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे हो, तो कंपनी में काम करने के लिए आपको किसी के अंडर काम करना पड़ रहा है और आप काम करो, उसके एक्सचेंज में आपको क्या मिल रहा है? रेम्यूनरेशन मिल रहा है। तो एक परफेक्ट एग्जांपल हो गया एम्प्लॉयमेंट का। फाइन। अब आगे चलते हैं। हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग प्रोफेशन का ना कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं या फीचर्स पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ये पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं इसको आपको अलग से करा रहा हूँ। हम लोग क्या पढ़े? हम लोग पढ़े फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। तो इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। आज देखिए मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं। मैंने एग्जांपल दिया कि मैं टीचिंग में हूँ। फाइन। तो आपको जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ उसके लिए मेरे पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। मैंने इसको खुद पढ़ा है, अपने आप को एनालाइज किया, अपना टेस्ट किया, उसके बाद मैं आपको पढ़ाने हूँ। फाइन। तो आई हैव सर्टेन नॉलेज, आई हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन रिलेशन टू दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो ये एक प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा जस्टिफाई करता है। मान लीजिए कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, तभी तो वो सीए से रिलेटेड काम कर पा रहे हैं ना। उसके पास अगर नॉलेज ही नहीं होगा, हर कोई आदमी थोड़ी ना सीए का काम कर पाएगा, या फिर हर कोई आदमी थोड़ी ना टीचर बन पाएगा। उसके लिए क्या चाहिए? आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए। दूसरा है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। नॉट एवरीवन कैन एंटर इनटू प्रोफेशन। फॉर प्रोफेशन यू रिक्वायर स्पेशलाइज्ड डिग्री एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। तो हर कोई आदमी आके प्रोफेशनल नहीं बन सकता। प्रोफेशनल बनने का कुछ पैरामीटर्स है, वो जब तक आप पूरा नहीं करते हो तब तक आप प्रोफेशनल नहीं कहला सकते। तीसरा प्रोफेशनल एसोसिएशन। देखिए कोई भी आदमी प्रोफेशनल होगा ना, तो उसका एक प्रोफेशनल एसोसिएशन जरूर होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मेरा प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या है? ICA, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। मान लीजिए अगर मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, तो उसका भी एक सिस्टमेटाइज बॉडी है जिसको हम लोग ICSI बोलते हैं, विच इज इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। कहने का मतलब हर एक प्रोफेशनल का एक प्रोफेशनल एसोसिएशन जरूर होता है।
फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ऑब्वियसली कोई भी प्रोफेशनल के लिए पहला तो फॉर्मल एजुकेशन भी ज़रूरी है और ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को सब्जेक्ट का नॉलेज चाहिए, वो मेरा क्या हो गया, फॉर्मल एजुकेशन हो गया। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसके लिए मैंने अपने आप को ट्रेन किया है, तभी मैं आपको इतना एफिशिएंटली, इतना फ्लॉलेसली पढ़ा पा रहा हूँ। समझ में आया? तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या, पहला फॉर्मल एजुकेशन एंड सेकेंड वन इज ट्रेनिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज सर्विस मोटिव। देखिए कोई भी पर्टिकुलर प्रोफेशन जो है ना एक सर्विस ऑब्जेक्टिव के साथ किया जाता है। मैं आपको अगर पढ़ा रहा हूँ तो मेरा हो सकता है मॉनेटरी ऑब्जेक्टिव हो, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको सर्विस तो दे रहा हूँ ना, कि अल्टीमेटली मैं हमेशा चाहूँगा कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। जिन स्टूडेंट को थियोरी पढ़ने में डिफिकल्टी होती है वो फटाफट ये वीडियो देख के एफिशिएंट हो जाए, उनको याद हो जाए आंसर, उनको रटने का ज़रूरत नहीं पड़े। तो ये मेरा सर्विस ऑब्जेक्टिव है इसमें। कोई भी डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर आपसे फीस देता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट अल्टीमेटली वो आपको सर्विस भी तो देता है। वो कभी चाहेगा कि मेरा पेशेंट ठीक नहीं हो, कभी वो अल्टीमेटली दवाई देके तो ये सोचेगा ना कि मेरा सर्विस दे के वो ठीक हो जाए। फाइन। और कोड ऑफ कंडक्ट आर बेसिकली डूज एंड डोंट्स। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो बेसिकली वही एसोसिएशंस देती है ना जिससे वो प्रोफेशनल जुड़ा हुआ हो। मान लीजिए अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर कुछ पर्टिकुलर डूज एंड डोंट्स है, वो कौन इशू करेगा? वो हमेशा उसका इंस्टीट्यूट ही करेगा। हर चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है। तो ICAI जो है वो जो कोड ऑफ कंडक्ट देगा वो हर एक प्रोफेशनल को फॉलो करना पड़ेगा। फाइन। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा अभी प्रोफेशन का फीचर्स। प्रोफेशन का फीचर्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? पहला पढ़ा हम लोगों ने स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा प्रोफेशनल एसोसिएशन, चौथा हम लोगों ने पढ़ा फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, फिफ्थ वन वाज सर्विस मोटिव एंड एफ वाज कोड ऑफ कंडक्ट। फ्रेंड्स मैं एक और आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि उन लोगों ने ना प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, वो उनको आंसर याद हो जाता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनको ना पॉइंट सीक्वेंशली याद नहीं होता, या फिर वो लोग जब आंसर याद करते हैं उनको आंसर पूरा याद हो जाता है, लेकिन वो लोग सारा पॉइंट्स नहीं लिखते। मान लीजिए आंसर में 6 पॉइंट है तो 4 ही याद रह पाता है उनको, 4 लिखते हैं तो वो 2 पॉइंट नहीं लिखते, जिसके कारण उनका मार्क्स कट जाता है। तो उसके लिए एक रेमेडी है, मैं हमेशा कोई भी पॉइंट वाला आंसर होता है ना उसमें मैं कोड पढ़ाता हूँ, मैं कोड से पढ़ाता हूँ। कोड थोड़े से फनी रहते हैं, थोड़े से डिफरेंट रहते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कोई भी चीज़ अगर फनी और थोड़ी सी डिफरेंट हो ना तो जल्दी हम लोग के दिमाग में बैठ जाती है। फाइन। तो आप चाहो तो ये कोर्स को भी रेफर कर सकते हो कोई भी आंसर याद करने के लिए। आपको आंसर तो याद करना ही है, आप सिंस आप मेरा वीडियो देख रहे हैं आपको याद तो हो ही जाएगा, आपको पॉइंट्स मेमोराइज तो करने, साथ ही साथ आप पॉइंट्स मेमोराइज करने के बाद आप इस कोड को भी आप क्या करो ना, मेमोराइज करो। तो कोड अगर आप मेमोराइज करोगे तो आप आंसर कभी भूलोगे नहीं, इसका एश्योरिटी मैं आपको देता हूँ। तो पहले तो आप कोड बताएं, मैं आपको कोड बताता हूँ कि कोड है क्या। कोड है सारे रिश्ते प्रोफेशनलिज्म और फॉर्मेलिटीज पर नहीं बल्कि सर्विस और कोड ऑफ कंडक्ट पर भी डिपेंड करते हैं। मैं 2 से 3 बार ये कोड रिपीट करूंगा। क्या? सारे रिश्ते प्रोफेशनलिज्म और फॉर्मेलिटीज पर नहीं बल्कि सर्विस और कोड ऑफ कंडक्ट पर भी डिपेंड करते हैं। आई रिपीट वंस अगेन, सारे रिश्ते प्रोफेशनलिज्म और फॉर्मेलिटीज पर नहीं बल्कि सर्विस एंड कोड ऑफ कंडक्ट पर भी डिपेंड करते हैं। सारे रिश्ते प्रोफेशनलिज्म और फॉर्मेलिटीज पर नहीं बल्कि सर्विस और कोड ऑफ कंडक्ट पर भी डिपेंड करते हैं। आई रिपीट वंस मोर, सारे रिश्ते प्रोफेशनलिज्म और फॉर्मेलिटीज पर नहीं बल्कि सर्विस और कोड ऑफ कंडक्ट पर भी डिपेंड करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है इसको आप 7 से 8 बार रिपीट करो, बार बार मेमोराइज करके रिपीट करो तो आपको याद हो जाएगा ये पर्टिकुलर लाइन। सारे रिश्ते प्रोफेशनलिज्म और फॉर्मेलिटीज पर नहीं बल्कि सर्विस और कोड ऑफ कंडक्ट पर भी डिपेंड करते हैं। तो आपको ये पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट याद हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि सिक्वेंशियली कैसे आपको याद करना है। देखिए यहाँ पे आप बॉक्स बना हुआ है। सबसे पहले आपको सारे से मतलब हो गया स्पेशलाइज, तो पहला पॉइंट आपको स्पेशलाइज से याद होगा। स्पेशलाइज नॉलेज जो ये पॉइंट है, देखिए स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, तो ये पहला पॉइंट इससे कवर हो गया कि सारे से आप बढ़ोगे स्पेशलाइज। फिर है रिश्ते का मतलब हो गया रिस्ट्रिक्टेड एंट्री जो कि R वर्ड से। तीसरा है प्रोफेशनलिज्म के बारे में आपको क्या बताया था, P मतलब प्रोफेशनल एसोसिएशन, तो प्रोफेशनलिज्म इससे कवर हो गया। फिर फॉर्मेलिटीज़ का मतलब फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था सर्विस मतलब सर्विस मोटिव, और कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कोड ऑफ कंडक्ट था ही। तो एक बार वापस से मैं आपको क्या पॉइंट बोल रहा हूँ, सारे रिश्ते प्रोफेशनलिज्म और फॉर्मेलिटी पर नहीं बल्कि सर्विस मोटिव और कोड ऑफ कंडक्ट पे भी डिपेंड करते हैं। सारे मतलब स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। R फॉर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। उसके बाद क्या था, प्रोफेशनलिज्म मतलब प्रोफेशनल एसोसिएशन। उसके बाद सर्विस, उसके बाद फॉर्मेलिटीज़ था। फॉर्मेलिटीज़ मतलब आपका फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। फिर सर्विस मोटिव मतलब वही सर्विस मोटिव था, सर्विस।
और उसके बाद लास्ट क्या था, कोड ऑफ कंडक्ट, और कोड ऑफ कंडक्ट तो पॉइंट था ही। तो क्या अपना कोड था, सारे रिश्ते प्रोफेशनलिज्म और फॉर्मेलिटीज पर नहीं बल्कि सर्विस मोटिव और कोड ऑफ कंडक्ट पे भी डिपेंड करते हैं। सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, फिर क्या था, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, सेकंड पॉइंट। थर्ड क्या था, प्रोफेशनल एसोसिएशन। चौथा था फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। उसके बाद था सर्विस मोटिव, पांचवा। छठा था कोड ऑफ कंडक्ट। तो देखिए मैं अपने दिमाग में, मेरे को आंसर भी याद है, मैं ना कोड अपने मन में बोल रहा हूँ तो मेरे को याद हो गया, ठीक है। तो ये कोड अगर याद करोगे ना, आंसर कभी भी नहीं बोलोगे और सिक्वेंशियली याद भी रहेगा। तो गाइस चलिए एक बार वापस से फटाफट रिकैपिचुलेट कर लेते कि आज हम लोगों ने क्या क्या रिवाइज किया। और आप 1 से 2 बार ये वीडियो को देखोगे, आपको पक्का ये वीडियो अगर आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखोगे तो आपको पक्का ही याद हो जाएगा सारा का सारा चीज़, आपको रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम लोग स्ट्रेट अवे एक बार वापस से रिवाइज करते फटाफट। हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोग पढ़े थे कॉमर्स का क्लास 11 का पहला चैप्टर विच इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होता है, द एक्टिविटीज़ विच इज़ टेकन ओनली बाय ह्यूमन बींग्स। जो एक्टिविटीज़ को सिर्फ ह्यूमन बींग्स करते हैं उसको हम लोग ह्यूमन एक्टिविटी बोलते हैं। मैंने आपको बताया था, अपना टीचिंग का एग्जाम्पल दिया था। इसको हम लोग क्यों करते हैं, वाई, व्हाट इज़ द क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रीज़न, अपना ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। आप स्टूडेंट्स हो, आपको पढ़ना है, पैंडेमिक में आपके लिए डिफिकल्टी हो गया है, तो आपके वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए मैं आपको ये सर्विस दे रहा हूँ। कब तक, जब तक ह्यूमन बीइंग अलाइव होता है तब तक ह्यूमन एक्टिविटी होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेरे पर्सपेक्टिव से पहले तो मुझे पैसा मिल रहा है, दूसरा पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अपने 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी को अपने क्यों अडॉप्ट करते हैं, क्यों अपने अंडरटेक करते हैं, टू अर्न लिविंग एंड सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। मुझे पढ़ा के पैसा भी मिल रहा है और आपका जो सेटिस्फैक्शन है पढ़ के वो भी पूरा हो रहा है। दूसरा क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली क्यों किया जाता है, टू सेटिस्फाई सोशल, रिलीजियस एंड सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट। मैंने आपको एग्जांपल दिया था मंदिर का, मैंने आपको एग्जांपल दिया था आपकी मम्मी किचन में खाना बना रही है आपके लिए, तो आपसे पैसा थोड़ी ले रही है। तो ये सब बेसिकली एग्जांपल हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। फिर हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या क्या पॉइंट्स है। पहला इकोनॉमिक मोटिव, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए ना दो चीज़ होना ज़रूरी है। पहला तो आपका प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए, दूसरा ग्रोथ, दूसरा प्रोडक्टिव। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में 3 चीज़ होता है, या तो प्रोडक्शन, एक्सचेंज या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तीसरा, जब भी हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं तो हम लोग इकोनॉमिक रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल। फिर रैशनल यूज़, रैशनल यूज़ मतलब कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज को या फिर स्कार्स रिसोर्स को हम लोग बहुत ही ढंग से हम लोग एलोकेट करेंगे ताकि क्या हम लोग को मैक्सिमम रिजल्ट मिल पाए। इकोनॉमिक ग्रोथ में मैंने यूएसए का एग्जांपल दिया था कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी 2 चीज़ डिटरमिन करती है। पहला कि कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरा सिटीजन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। चौथा, 6 मैंने आपको बताया था लीगली वैलिड होना चाहिए। कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी या फिर इलीगल एक्टिविटी को अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बोलेंगे। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना वो सोशली डिजायरेबल होनी चाहिए। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया था कि पैंडेमिक में ऑनलाइन क्लासेस का रिक्वायरमेंट है, सोसाइटी इसको एक्सेप्ट भी कर रहा है, डिज़ायर भी कर रहा है, तो ये क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। फिर इसका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को फर्दर अपने 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इधर पहले हम लोग एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड किए। व्हाट वाज दैट, कौन कौन सा था, पहला था इकोनॉमिक और दूसरा था नॉन इकोनॉमिक। हम लोगों ने दोनों ही पढ़ लिया, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। अब हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी को और भी डिटेल में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी को अपने 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पहला बिजनेस, दूसरा प्रोफेशन और तीसरा एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस मतलब क्या हो गया, बिजनेस में क्या होता है, हम लोग बेसिकली प्रोडक्शन या फिर एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टू अचीव प्रॉफिट। तो क्या बोला मैंने, बिजनेस का मतलब क्या हुआ, बिजनेस का मतलब क्या हुआ, आइदर हम लोग प्रोडक्शन करें या फिर एक्सचेंज करें गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। फाइन। फिर प्रोफेशन में आते, चलिए प्रोफेशन का मतलब क्या होता है। प्रोफेशन का मतलब है इट इज़ एन ऑक्यूपेशन विच इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन और स्पेशलाइज नॉलेज एंड स्किल्स। मैंने आपको टीचिंग का एग्जांपल दिया था कि प्रोफेशन में आपको स्पेशलाइज नॉलेज होना ही चाहिए। फिर मैंने आपको क्या बताया था, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर पीपल वर्क फॉर अदर इन एक्सचेंज और फॉर सम रेम्यूनरेशन। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप सीए बनकर मान लीजिए रिलायंस या फिर टाटा में जॉब करते हो, तो आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो लेकिन आपको रेम्यूनरेशन मिल रहा है। फिर मैंने आपको प्रोफेशन का फीचर्स के बारे में बताया था जिसका मैंने कोड भी दिया था। क्या क्या पॉइंट्स था, पहला था स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, दूसरा था रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, तीसरा था प्रोफेशनल एसोसिएशन। स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज में मैंने आपको बताया था कि आपको स्पेशलाइज नॉलेज होना चाहिए तभी आप प्रोफेशन कर सकते हो, नहीं तो नहीं। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मैंने आपको बताया था हर एक प्रोफेशन का ना कोई पैरामीटर होता है, अगर उस पैरामीटर को आप अचीव कर लेते हो तभी आप प्रोफेशनल बनते हो, नहीं तो आपके लिए रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब एंट्री नहीं कर सकते।
तीसरा, हर एक प्रोफेशनल का एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है, जैसे सीए का ICAI होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, कंपनी सेक्रेटरीज का ICSI होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो हर एक प्रोफेशनल का कहीं ना कहीं प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है। अगर चौथा पॉइंट है फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, उसके बारे में आपको क्या बताया था कि कोई भी आप प्रोफेशनल कर रहे हो, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे दो चीज़ों का ज़रूरत है। फॉर्मल एजुकेशन में कॉमर्स पढ़ के आया तभी आपको पढ़ा रहा हूँ। दूसरा, ट्रेनिंग में आपको जो टीचिंग कर रहा हूँ उसके लिए मुझे ट्रेनिंग लेनी पड़ी, मैंने खुद से सीखा है, मैंने ट्रेनिंग का जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा किया, तब मैं आपको इतना एफिशिएंटली पढ़ा पा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट है सर्विस मोटिव, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो सिंस मैं प्रोफेशन में हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा सर्विस ऑब्जेक्टिव भी है कि मेरे स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ ले। और नेक्स्ट है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपने प्रोफेशनल एसोसिएशन से उनको कोड ऑफ कंडक्ट मिलता है। मान लीजिए अगर मैं CA हूँ तो मुझे ICAI डूज एंड डोंट्स बताएगी जिसको मुझे फॉलो करना पड़ेगा, उसी को अपने कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं। और मैंने आपको कोड भी बताया था, इस पर्टिकुलर पॉइंट्स को याद करने के लिए क्या था, सारे रिश्ते नाते प्रोफेशनलिज्म और फॉर्मेलिटीज़ पर नहीं बल्कि सर्विस मोटिव और कोड ऑफ कंडक्ट पे भी डिपेंड करते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि कैसे इसको समझना है। तो गाइज आई होप आज का क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और मैंने आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कवर करा दी। आपका ये चैप्टर ओवर भी हो गया, फर्स्ट चैप्टर, और आपको देखा भी मैंने कितना फ्लॉलेसली पढ़ा है। अगर इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखोगे आपको याद हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी रटने का ज़रूरत नहीं है चैप्टर। थैंक यू वेरी मच गाइज, इट वॉज नाइस इंटरेक्टिंग विथ यू, थैंक यू।